वेलकम करूँगा सबको फिर से और एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो इसको हमने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। मैंने एक्सप्लेन किया, आप मतलब डिस्कस किया ठीक से ये डिस्कस किया कि ये जो फर्स्ट लॉ क्या कहता है। ठीक है, कि फर्स्ट लॉ ये कहता है कि हर एक इंसान नहीं कह सकते, हर एक बॉडी कह सकते हो, हर एक ऑब्जेक्ट कह सकते हो, हर एक सब्सटेंस कह सकते हो, हर एक मैटर कह सकते हो। ठीक है, अगर अपने स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब वो रेस्ट में रहेगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा एक ऑब्जेक्ट। इट कैन बी यू, इट कैन बी योर बुक, इट कैन बी ए टेबल, इट कैन बी चेयर, इट कैन बी फैन, इट कैन बी बेड, इट कैन बी पेन, एनीथिंग, कुछ भी, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में है, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो रेस्ट में ही रहेगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई भी तरीके का अनबैलेंस फोर्स लागू नहीं हो जाता। ठीक है, जब तक कि हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ भी तरीके का अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, तब तक वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा जैसे कि वो पहले था। मतलब पहले वो रेस्ट में था, रेस्ट में ही रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में था पहले, अभी भी यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा जब तक कि हम इसमें कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो यही कहता है फर्स्ट लॉ। इसके बाद मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। तो ये क्या कहता है, व्हाट डज इट मीन कि मास इज़ ए मेजर ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब ये है कि इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करता है। अभी ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपको मैं अभी एक एग्जाम्पल बताता हूँ। कैसा एग्जाम्पल? लिखो, कंसिडर टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। स्टेशनरी मतलब रेस्ट। ठीक है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स से a small and a big table. Now if we apply the same amount of force on these tables, then it's difficult to move the bigger table than the smaller table. It means the big table opposes more to change in its state of rest than the small table. Thus
greater is the mass, greater is the inertia. तो व्हाट इज सेड हियर कि मान लीजिए दो टेबल है, ठीक है, आपके सामने दो टेबल है, एक छोटा सा और एक बड़ा सा टेबल, ठीक है। तो अभी क्या करने को बोला जा रहा है आपको कि आपको धक्का देना है, ठीक है, धक्का देना है आपको, और किसको? दोनों ही टेबल को। अच्छा, दोनों ही टेबल को हमने धक्का दिया। और हाँ, और एक बात है कि आपको सेम फोर्स से धक्का देना है, सेम फोर्स से धक्का आपको देना है दोनों टेबल पर, ठीक है, धक्का आपको देना है दोनों टेबल को, ठीक है, सेम फोर्स से। ऐसा नहीं कि एक को हमने ज़्यादा दिया, एक को हमने कम दिया, दोनों को मैंने इक्वल फोर्स से आपको धक्का देना है। फिर क्या होगा? फिर आपको मतलब देखने को मिलेगा या फिर आपको महसूस होगा कि जो बड़ा सा टेबल है ना, जो बिगर टेबल है, उसको मूव करने के लिए, ठीक है, उसको आपको अपने उसके जगह से हिलाने के लिए, मूव करने के लिए, हटाने के लिए आपको थोड़ा परेशानी आपको फेस करना पड़ रहा है बड़े से टेबल को, ठीक है, बिग टेबल की बात कर रहा हूँ। और जो छोटा सा टेबल है, स्मॉल टेबल, उसको आप आराम से मूव आपने कर दिया उसके ओरिजिनल पोजीशन से, ठीक है, जब वो स्टेशनरी था और रेस्ट में था, उसको आपने इजीली मोशन में सेट कर दिया। लेकिन बिग टेबल को आप क्यों नहीं कर पाए? इसका कारण क्या है? तो यहाँ पर पढ़ सकते हो, यू कैन कंसिडर टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, स्मॉल एंड बिग टेबल। नाउ इफ वी अप्लाई द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन दिस टू टेबल्स, then it is difficult to move the bigger table than the smaller table. It means the bigger table opposes more to change in its state of rest than the smaller table. तो यहाँ पर बोला गया है कि इसका मतलब ये है कि जो बड़ा वाला टेबल है ना, वो ज़्यादा अपोज कर रहा है आपको। किस चीज़ के लिए अपोज कर रहा है? ताकि वो अपने रेस्ट में ही रहे, अपने रेस्ट वाले स्टेट में ही रहे, मोशन में ना जाए, ठीक है। वो आपको ज़्यादा अपोज कर रहा है, आपको रोक रहा है ज़्यादा, समझ रहे हो, जो बड़ा वाला टेबल है। तो अब मुझे बताओ, रोकने का, ठीक है ना, तो रोकने का है ना, या फिर कह सकते हो कि ना हिलने का जो ज़िद है, उसको हम क्या कहते हैं? तो आप बोलोगे इनर्शिया। तो इसका मतलब क्या है कि उसका ज़िद ज़्यादा है। किसका ज़िद ज़्यादा है? बिग टेबल का ज़िद ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो अपने जगह से नहीं हिल रहा है जल्दी से, ठीक है। उसको मतलब इतना ज़िद है उसमें कि मैं हिलूँगा नहीं इस जगह से। तुम जितना चाहे फोर्स अप्लाई कर लो, तुम छोटे टेबल को तो हटा सकते हो, लेकिन मुझे नहीं हटा सकते। उससे छोटे टेबल से ज़्यादा ज़िद मुझ में है, ठीक है, क्योंकि मेरा मास ज़्यादा है, मैं ज़्यादा भारी हूँ, इसलिए मेरा द्रव्यमान ज़्यादा है, ठीक है, मैं ज़्यादा भारी हूँ, इसलिए मेरे अंदर ज़िद भी ज़्यादा है, ठीक है। और ज़िद को क्या कहते हैं हम? इनर्शिया कहते हैं, सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बोलने की, समझाने की कोशिश करूँ तो, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बड़े से टेबल में ज़्यादा इनर्शिया है, मतलब वो ज़्यादा आपको रोक रहा है, आपके फोर्स को अपोज कर रहा है, ठीक है। ये बड़ा सा टेबल है मान लीजिए, तो आपने अप्लाई किया फोर्स 5 न्यूटन का, ठीक है, उसने भी ऑपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर लिया, मतलब फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन कह सकते हो। फ्रिक्शन ने 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है ऑपोजिट डायरेक्शन में। आपने 10 न्यूटन का किया, उसने भी 10 न्यूटन का कर दिया। आपने 20 न्यूटन का किया, इसने भी 20 न्यूटन का किया, ठीक है। मतलब क्या है, इसमें ज़िद ज़्यादा है, मतलब नहीं, मैं हिलूँगा नहीं जगह से, मुझे जितना भी फोर्स अप्लाई कर लो मैं नहीं हिलूँगा, ठीक है। लेकिन आफ्टर सम पॉइंट उसको हिलना ही पड़ता है, मतलब मूव होना ही पड़ता है अपनी जगह से, ठीक है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ चाहिए, मोर अमाउंट ऑफ फोर्स आपको चाहिए होता है, ठीक है, मोर अमाउंट ऑफ फोर्स आपको चाहिए होता है, जिससे कि ऑब्जेक्ट मूव करेगा एट लास्ट। लेकिन जितना फोर्स देने के बाद, 5 न्यूटन फोर्स देने के बाद जो स्मॉल टेबल है वो तो मूव कर जाता है एक वेलोसिटी के साथ, लेकिन जो बड़ा सा टेबल है, बिग टेबल, उसका 5 न्यूटन फोर्स से नहीं हिला पाओगे। इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है, एंड फाइनल वेलोसिटी ऑल्सो 0। गॉट इट? तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया मतलब मास क्या है? मास है इनर्शिया का मेजर।
मेजर मतलब कि ग्रेटर इज द मास, ग्रेटर इज द मास, ग्रेटर इज द इनर्शिया। जितना ज़्यादा भारी होगा वो चीज़ उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा उस चीज़ का, मतलब उतना ज़्यादा जिद होगा उस चीज़ का, जिद होगा उस चीज़ में, एक्चुअली नॉट चीज़ का, चीज़ में, उस ऑब्जेक्ट में, उस चीज़ में सबसे ज़्यादा, जिस चीज़ में भारी, मतलब सबसे ज़्यादा भारी जो चीज़ होगा उसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा, इनर्शिया होगा, मतलब जिद होगा कह सकते हो। ओके, सो मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, एन ऑब्जेक्ट experiences a net zero external unbalanced force. Is it possible for the object to be traveling with a non-zero velocity? If yes, state the conditions that must be placed on the magnitude and direction of the velocity. If no, give reason. तो ये है एक क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक ऑब्जेक्ट अगर एक नॉन ज़ीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, नेट ज़ीरो मतलब क्या है कि कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अभी उस ऑब्जेक्ट पर लागू नहीं हो रहा है, ठीक है, नेट ज़ीरो बोला है। नेट मतलब क्या, नेट फोर्स क्या है, ज़ीरो, नेट फोर्स इक्वल टू ज़ीरो। तो नेट फोर्स ज़ीरो कब होता है, जब फोर्सेस बैलेंस्ड होते हैं, ठीक है ना, जब फोर्सेस बैलेंस्ड होते हैं तब हमें नेट फोर्स ज़ीरो देखने को मिलता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस ए नेट ज़ीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवलिंग विथ ए नॉन ज़ीरो वेलोसिटी? इफ़ येस, स्टेट द कंडीशंस दैट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, इफ़ नो गिव रीज़न। तो अभी अगर ऐसा होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बैलेंस फोर्स लागू हो रहे हैं, क्योंकि बोला है नॉन ज़ीरो, नेट ज़ीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स मतलब नेट फोर्स ज़ीरो है, नेट फोर्स ज़ीरो है। और नेट फोर्स ज़ीरो कब होता है, जब फोर्सेस होते हैं बैलेंस्ड, ठीक है। और बैलेंस फोर्स में ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी बोला मैंने। कांस्टेंट स्पीड होता तब भी कह सकता हूँ कांस्टेंट स्पीड, लेकिन तब मुझे कहना पड़ता है कि यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्यों, बिकॉज हमें पता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट रहता है लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल, ठीक है। इसलिए यूनिफॉर्म मोशन, ये भी, इसे भी हम लिखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, ये भी यूनिफॉर्म मोशन ही है लेकिन सर्कुलर मोशन है ये, ठीक है। तब हम कहेंगे कि स्पीड कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये नहीं कि हमेशा कांस्टेंट मोशन में स्पीड कांस्टेंट होगा, कुछ कुछ यूनिफॉर्म मोशन में, जैसे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, सिर्फ नाम में यूनिफॉर्म है, काम में यूनिफॉर्म नहीं है, काम में एक्सेलरेटेड है,
सिर्फ नाम में यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, काम में तो नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तब क्या होता है, तब कांस्टेंट स्पीड होता है, वेलोसिटी चेंज होता जाता है बिकॉज डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज होता जाता है। अच्छा, तो एक ऑब्जेक्ट जिसमें बैलेंस फोर्स हो रहा है, बैलेंस फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो यूनिफॉर्म मोशन में रहता है, मतलब कांस्टेंट स्पीड में रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा यस। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ of motion, no net external force is required to move an object with constant velocity. So an object travels with a constant velocity when it experiences a net zero external unbalanced force. The magnitude of this velocity is constant and the direction is same as in the beginning. An object may also not move at all if it experiences a net zero external unbalanced force, and this happens when the object is at rest in the beginning. तो आंसर में ये बताया गया है कि हाँ ये पॉसिबल है, क्योंकि न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अनुसार एक ऑब्जेक्ट जो कि यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसके ऊपर हमें कोई भी तरीके का फोर्स हमें अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं होता, ठीक है ना। अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो हमें उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता, ताकि वो यूनिफॉर्म मोशन में ही चलता रहे, ठीक है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो यूनिफॉर्म मोशन में हैं उनको फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, वो डिपेंडेंट नहीं है फोर्स पर,
कि हमें फोर्स हम पर फोर्स लगेगा तब जाके हम यूनिफॉर्म मोशन में मूव करते रहेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। ठीक है, ऐसा नहीं है। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत हमें नहीं पड़ता जिससे कि ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे। तो यहीं पर यही लिखा है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, नो नेट एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, कोई भी फोर्स एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती एक ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करने के लिए। सो एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स विथ a constant velocity when it experiences a net zero external unbalanced force। तो एक ऑब्जेक्ट तभी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करने लगता है जब उस पर किसी भी प्रकार का नेट ज़ीरो एक्सटर्नल फोर्स अनबैलेंस फोर्स लागू होता है। नेट ज़ीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स मतलब क्या? नेट ज़ीरो मतलब होता है नेट फोर्स ज़ीरो, और नेट फोर्स ज़ीरो किस फोर्स में होता है? बैलेंस फोर्स में। और बैलेंस फोर्स में क्या होता है भाई, भूल गए? बैलेंस फोर्स में फोर्सेस इक्वल होते हैं और एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, मतलब एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो कोई फोर्स बचता ही नहीं बीच में उनमें। ठीक है, मतलब किसी भी फोर्स का इफेक्ट बचता नहीं, फोर्स लग रहा है ऑटोमेटिकली। जैसे कि मैं अभी टेबल पर बैठा हूँ, टेबल नहीं, चेयर पर बैठा हूँ, तो मेरे ऊपर लग रहा है दो तरीके के फोर्स। क्या फोर्स? एक तो मेरा वेट है, वेट मतलब क्या? ग्रेविटी, मुझे नीचे की तरफ खींच रहा है। लेकिन जो चेयर है ना, वो मुझे ऊपर की तरफ ढकेल रहा है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इससे क्या हो रहा है? मैं चेयर इसके साथ ज़मीन के अंदर धंस नहीं रहा हूँ। ठीक है, ज़मीन के अंदर क्या कहते हैं इसको? घुसे नहीं जा रहा हूँ। ओके, सो मेरे ऊपर भी फोर्स लग रहा है, लेकिन दोनों ही फोर्स एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं? कैंसिल आउट कर रहे हैं। नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ये जो वेलोसिटी है ना, ये कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड जो है इस वेलोसिटी का, मैग्नीट्यूड मतलब मैं क्या बोला था मैंने? वैल्यू। ये जो वेलोसिटी है इसका वैल्यू कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड है कांस्टेंट, और जो डायरेक्शन है वो सेम है जो पहले इसका डायरेक्शन था। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो वो इसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। इसका डायरेक्शन में कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि डायरेक्शन में चेंज कब होता है? डायरेक्शन में चेंज तब होता है जब ऑब्जेक्ट टर्न लेता है या फिर ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया जाता है। ठीक है ना? अगर मान लीजिए आप सीधा चल रहे हो, ठीक है, आप एक रोड पर हो, फुटपाथ पे हो, फुटपाथ में आप सीधा जा रहे हो, अचानक से क्या हुआ? आपके सामने क्या हुआ, या फिर आपको कोई धक्का देकर चला गया। ठीक है, तो क्या होगा? आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मतलब आप सीधा जा रहे थे, कोई आपको इस तरफ से धक्का दिया, तो आपका डायरेक्शन इस तरफ हो जाता है नहीं? होता है। तो क्या हुआ? आपको किसी ने फोर्स अप्लाई किया है। ठीक है, और फोर्स अप्लाई करने के कारण ही आपका डायरेक्शन चेंज हुआ है। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपने टर्न लिया है। जैसे कार्स में होता है ना, टर्न लेना, लेफ़्ट टर्न, राइट टर्न, तो आपने टर्न लिया है, स्टीयरिंग व्हील घुमाया है, तब जाकर आपका डायरेक्शन चेंज हुआ है। तब तो जब तक आपने कुछ नहीं किया, जब तक आपने फोर्स अप्लाई नहीं किया, तब तक आपका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। लेकिन जब आपने जिस मोमेंट पर आपने फोर्स अप्लाई किया, आपका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब उसके ऊपर बैलेंस फोर्स लागू हो रहे हैं और उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसके केस में डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन रहेगा सेम एज इन द बिगिनिंग। मतलब पहले स्टार्टिंग में इसका जो डायरेक्शन था, जिस डायरेक्शन में स्टार्टिंग से चल रहा था या फिर मूव कर रहा था, उसी डायरेक्शन में ये मूव करता रहेगा। दूसरा केस हो सकता है कि एन ऑब्जेक्ट मे ऑल्सो नॉट मूव एट ऑल इफ इट एक्सपीरियंसेस ए नेट ज़ीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, एंड दिस हैपन्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इन द बिगिनिंग।
तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट जो है जब इसके ऊपर हम नेट ज़ीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लागू मतलब अप्लाई करेंगे या फिर कह सकते हो इस पर अप्लाई हो रहा है, तब यह ऑब्जेक्ट मूव ना भी कर सकता है। ठीक है, अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ऐसा क्यों? ठीक है ना, ऐसा हो सकता है कैसे? जब एक ऑब्जेक्ट पहले से रेस्ट में है और उस पर बैलेंस फोर्स अप्लाई या फिर लागू हो रहे हैं, एक्सर्ट हो रहे हैं, तब वो ऑब्जेक्ट नॉन ज़ीरो वेलोसिटी से मूव नहीं करेगा, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में ही रहेगा। मतलब उसका वेलोसिटी जो पहले था वही रहेगा, डायरेक्शन भी सेम रहेगा। ठीक है ना, अभी ये वाला लाइन पढ़ो, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट। तो मतलब क्या यहाँ पर भी क्या होगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। पहले रेस्ट में था, रेस्ट मतलब क्या, u इक्वल टू v इक्वल टू 0, तो ये दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। मतलब क्या होगा, नो चेंज। तो पहले 0 था, अभी भी 0 है, मतलब क्या, रेस्ट में है अभी भी, पहले भी रेस्ट में था, अभी भी रेस्ट में है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई एक ऑब्जेक्ट पर दोनों बैलेंस फोर्स लागू हो रहे हैं तो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, ऐसा नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट पहले से ही रेस्ट में है और उस पर बैलेंस फोर्स अप्लाई हो रहे मतलब एक्सर्ट हो रहे हैं तो उसका भी वेलोसिटी सेम ही रहेगा, 0 ही रहेगा, मतलब वो रेस्ट में रहेगा। ठीक है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। ठीक है, रेस्ट से मोशन में नहीं आएगा। ओके, इसके बाद बात करेंगे मोमेंटम के बारे में या फिर लीनियर मोमेंटम के बारे में। लेकिन उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो इनर्शिया के रिलेटेड हैं। तो कुछ क्वेश्चंस आप देख सकते हो स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच्ड फ्रॉम ए ट्री इफ वी vigorously shake its branch. So when a branch of a tree is shaken, it comes in motion. However, the leaves remain at rest due to inertia of rest and hence detached from the branch. तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्यों जो पेड़ के पत्ते होते हैं ना, वो मतलब अपने जो ब्रांच है ना उससे टूट जाते हैं, उनका जो कनेक्शन होता है टूट जाता है, टूट के ज़मीन पर पत्ते जो है वो गिर जाते हैं। और कब गिरता है, जब हम उस ब्रांच को बहुत ही ज़ोर से क्या करते हैं, शेक करते कह सकते हो। ठीक है, तब क्या होता है, जब भी हम ब्रांच को शेक करते हैं किसी भी पेड़ के, वो मोशन में आ जाता है, तुरंत वो मोशन में आ जाता है। ठीक है ना, लेकिन जो लीव्स होते हैं उनमें ज़िद होता है। ठीक है, ज़िद होता है एंड रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के वजह से रेस्ट में ही रहने का क्या करते हैं वो लोग, यू कैन से ट्राई करते हैं, या फिर कैसे ज़िद है उनका, या फिर कैसे आलसी हैं। ठीक है, वो मूव नहीं होना चाहते हैं, मोशन में नहीं आना चाहते हैं, आलसी हैं, रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, और इसी आलसीपना के वजह से वो ब्रांच से डिटैच हो जाते हैं, छूट जाते हैं कह सकते हो। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। इनिशियली the carpet and dust particles are at rest. When a carpet is beaten, it is suddenly set into motion. The dust particles tend to remain at rest due to inertia of rest, so the dust comes out of it. तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जब भी हम कारपेट को, ठीक है, एक डंडे की मदद से मारते हैं, जो आई डोंट नो कि आपने ऐसा कभी देखा है या नहीं, आपके घर में ऐसा कोई हुआ है नहीं। जब भी आपके घर में कोई भी कारपेट को धोया जाता है, ठीक है, धोकर सुखाया जाता है ना, सनलाइट में, छत में आई गेस, या फिर कहीं भी, तो अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई, आपकी मम्मी कह सकते हो आप, या पापा कह सकते हो, तो अगर आपने देखा है कि उनको ऐसा करते हुए कि एक छोटा सा यू कैन से स्टिक जैसा लेते हैं, वो जो ऐसा कुछ होता है, लाइक दिस, ऐसा होता है। ठीक है, तो ऐसा करके ये इसके मदद से जो कारपेट है ना उसमें ये
ज़्यादा ज़ोर से नहीं, मीडियम फोर्स अप्लाई करके ये बीट करते हैं कारपेट को। इससे क्या होता है, जो डस्ट है ना, डस्ट वो निकल जाता है धोने से पहले, नॉट धोने के बाद, धोने से पहले। इसको धोया जाता है, धोने से पहले ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज ऐसा होता है कैसे, ठीक है ना। क्वेश्चन में है कि डस्ट जो आता है वो निकल जाता है डस्ट, अब निकलता कैसे है डस्ट, ठीक है ना। जो कारपेट होता है और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं कारपेट में, मतलब कारपेट तो ऐसा होता है ना, इसमें भी डस्ट पार्टिकल्स से छुपे होते हैं, रेस्ट में होते हैं कारपेट के साथ। तो जब भी स्टिक के साथ इसको मारा जाता है, कारपेट तो मोशन में आ जाता है, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करते हैं, आलसी होते हैं, जिद है इनमें कि नहीं भाई मैं रेस्ट में ही रहूँगा, तुम मुझे जितना भी मार लो, कारपेट को ही क्यों ना मार लो, लेकिन मैं रेस्ट में ही रहूँगा, मैं मोशन में सेट होऊंगा ही नहीं। और इसी की वजह से, मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, ये जो डस्ट है वो निकल जाता है कारपेट से, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, वाई इज इट एडवाइज्ड टू टाई एन लगेज ऑन द रूफ ऑफ बस विथ रोप। अगर आपने देखा होगा कि बस में अगर आपने ट्रेवल किया है, तो ये बस है ना, इसके ऊपर ऐसे करके कुछ स्टील का होता है, इसमें बैग्स रखे जाते हैं, लगेजेस जो भी होते हैं। रखने के बाद भी उनको एडवाइस किया जाता है कि किसी रोप के मदद से इनको बांध दो, गाड़ी की ऐसी स्टील से बांध दो, ठीक है। लेकिन कुछ ओवर स्मार्ट लोग होते हैं जो नहीं बांधते हैं, और फल क्या होता है पता है, जब भी गाड़ी ब्रेक पकड़ता है, लगेज बाहर गिर जाता है, गिरता है, हमेशा नहीं गिरता, अगर कसकर ब्रेक पकड़ा जाता है तभी गिरता है, ओके। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी एक व्हेन अ मूविंग बस स्टॉप सडनली, द लगेज कंटिन्यूज मूविंग फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन and is likely to fall off the bus. Similarly, the bus starts suddenly. When the bus starts suddenly, the luggage may fall backward due to inertia of rest. So to avoid the falling of luggage, it is tied with a rope. क्या बताया गया है कि जब भी एक बस अचानक से ब्रेक पकड़ता है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन के वजह से, देखो पहले बस इस डायरेक्शन में जा रहा था, अच्छा इंक से दिखाई नहीं देता है, गस चेंज कर देता हूँ। ये देखो, ये बस है ना, तो ये लगेज रखने की जगह, तो इसमें क्या होता है कि बस इस डायरेक्शन में जा रहा है, ओके, डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो लगेज भी इस डायरेक्शन में मोशन में है बस के साथ साथ। लेकिन जब अचानक से बस ने ब्रेक पकड़ा, अभी बस रेस्ट में आ गया है, लेकिन ये जो बैग्स है ना, ये आलसी होते हैं, इनमें एक आलसी, इसका इनके अंदर एक आलसी नाम, मतलब क्योंकि इनसे कि लेजीनेस होता है, ओके। तो ये क्या करते हैं कि ये नहीं, ये रुकते नहीं है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मोशन में रहते हैं। मतलब इनको लगता है कि अरे भाई क्या करूँगा रेस्ट में जाकर, मतलब लेज़ी है ये, आलस आ रहा है तो मैं ऐसे ही रहता हूँ, मोशन में रहता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या होता है। तो इसी आलस यू कैन से आलसीपना के लिए ये जो लगेज है ना, ये सामने की तरफ गिर जाता है। क्यों? बिकॉज ये पहले से मोशन में था, ठीक है ना, बस रुकने के बाद भी ये मोशन में ही था, ठीक है ना, मोशन में ही था। फिर अचानक से क्या हुआ, ये नीचे गिर गया। क्यों? बिकॉज ये सामने की तरफ बढ़ रहा था, ठीक है ना, ये सामने की तरफ ही बढ़े जा रहा था, लेकिन बस रुका हुआ था, लेकिन ये बढ़े जा रहा था और ये ऐसे नीचे गिर जाता है, ठीक है। इसलिए लगेज को रोप से बांधा जाता है ताकि ये ना गिरे। और दूसरा केस ये है कि जब एक बस अचानक से स्टार्ट होता है, ठीक है, सडनली स्टार्ट होता है, एक्सेलरेट करता है, जब भी एक्सेलरेटर दबाते हैं बस ड्राइवर, तो लगेज है ना वो रेस्ट में रहते हैं, पहले इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है उनका, ठीक है। लेकिन जब बस स्टार्ट होता है तो ऑटोमेटिक मोशन में आ जाता है ना, जल्दी मोशन में आ जाता है ऑटोमेटिक और इंस्टेंटली। लेकिन जो लगेजेस होते हैं वो आलसी होते हैं, एज आई सेड, उनमें ज़िद होता है कि भाई क्यों जाऊँ मैं मोशन में, रेस्ट में रहता हूँ, आवाज़ आ रहा है मेरे को, ठीक है ना। और इसी रेस्ट की वजह से क्या होता है,
बस तो आगे निकल जाता है लेकिन लगेज इसी जगह पर रह जाता है और लगेज नीचे गिर जाता है। ठीक है, मतलब बस जो है ना ये तो आगे यहाँ पर आ गया लेकिन लगेज जो है यहाँ पर ही रह गया। यू कैन सी लाइक दैट कि ये बस है, लगेज यहाँ पर है। अभी बस यहाँ पर आ गया, लगेज सेम जगह पर है, इसलिए गिर जाता है लगेज इसी डायरेक्शन में जगह पर, सेम पोजीशन में। ठीक है, इसके बाद व्हाट हैपन्स, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन अ वेट पीस ऑफ क्लॉथ इज शेकन। When a wet piece of cloth is shaken, fibers of cloth come in motion and water droplets in the cloth fall down due to inertia of rest. तो जब भी एक गीले कपड़े को शेक किया जाता है, ठीक है, शेक किया जाता है तब जो फाइबर्स होते हैं ना क्लॉथ के, वो तो मोशन में आ जाते हैं, लेकिन जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो क्लॉथ में स्टोर होते हैं ना इन फाइबर्स के बीच में, वो इस वेट पीस ऑफ क्लॉथ से बाहर निकल आते हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे कि अभी ये फाइबर, ये कपड़ा है, ठीक है, तो ये फाइबर वाइबर है, इसमें अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ये फाइबर वाइबर है। ठीक है, तो फाइबर और ये तो ऑटोमेटिकली मोशन में आ जाता है जब एट द मोमेंट इस वेट पीस ऑफ क्लॉथ, इस गीले कपड़े को शेक किया जाता है। ठीक है, तो उसी दौरान क्या होता है कि ये तो मोशन में आ जाता है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं फाइबर्स ऑफ क्लॉथ, लेकिन जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उनमें आलसी बना होता है, आलसी बना होता है, मतलब ये आलसी होते हैं। और इसी आलसी पना के लिए ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये तो मोशन में ही रहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था बस का यहाँ पर लगेज था, बस आगे चला गया लेकिन लगेज यही रह गया, इसलिए गिर गया। ऐसे ही ये क्या हुआ, कारपेट भी ऐसे था, कारपेट भी ऐसा हो गया, वाटर ड्रॉपलेट्स अभी भी यहाँ पर ही है, सेम पोजीशन में है, इसलिए वो बाहर निकल जाते हैं क्लॉथ से। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, वाई डू यू फॉल इन द बैकवर्ड्स व्हेन बस एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट। When a bus accelerates from the rest, the feet come in motion while the upper part of our body remains at rest due to inertia of rest and hence we fall backwards. जब भी एक बस, बाइक, कुछ भी कह लो, बाइक में आपको ज़्यादा फील होगा या फिर बस में भी ज़्यादा फील हो सकता है आपको, आई डोंट नो। जब ये बाइक में बैठे हुए हैं, ठीक है, अचानक से जब आपका बाइक जो स्टार्ट लेता है, स्टार्ट होता है, होकर आगे बढ़ता है, ये बाइक है मान लीजिए, ये अचानक से स्टार्ट हुआ, एक्सलरेट हुआ, होने के बाद जब आप सपोज यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है, बैठे होने के बाद आपके अंदर क्या होता है, एक यू कैन से ज़िद होता है या फिर आप आलसी होते हो। ठीक है, आपका जो नीचे वाला पार्ट होता है ना वो आलसी होता है, सॉरी, नीचे वाला पार्ट यू कैन से एनर्जेटिक होता है। ये जो आपका लेग्स वाले पार्ट से, लेग्स वाले पार्ट एनर्जेटिक होते हैं, वो इंस्टेंटली मोशन में आ जाते हैं जब बाइक स्टार्ट होता है। ठीक है, लेकिन जो अपर वाला पार्ट है ना, अपर वाला पार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला पार्ट, अपर वाला पार्ट, ये वाला, ये जो है ना ये होता है लेज़ी वाला पार्ट। क्यों? क्योंकि ये मोशन में नहीं जाता, ये रेस्ट में ही रहता है। तो इससे क्या होता है, आपके लेग्स जो है ना ये तो मोशन में आ गए लेकिन आपका बॉडी ऐसा हो गया। क्यों? क्योंकि आप तो रेस्ट में थे, गाड़ी आगे बढ़ गया, आप उसी जगह पर हो, और आपका ये जब बॉडी मैंने बोला था क्या फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल, ठीक है ना, ये ऐसे जा सकता है, इसलिए आप क्या हो जाते हो, आप ऐसे हो जाते हो। ठीक है, गिरने जैसा आपको फील हो जाता है, और ये किस लिए होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से होता है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, ऐसा नहीं लिखते हो आंसर में, तो आपका आंसर, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये तीन टर्म एक्चुअली, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अगर आपका आंसर में नहीं दिखता है आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके बिना ये आंसर टोटली यूज़लेस है। ठीक है, टोटली यूज़फुल है। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कैसे हुआ, क्यों हुआ, लेकिन अगर आपने ये टर्म यूज़ नहीं किया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन या फिर डायरेक्शन, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। दिस टर्म्स आर मोस्ट
इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो आज के इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मोमेंटम को डिस्कस करेंगे, इसके बाद सेकंड लॉ डिस्कस हो जाएगा, फिर थर्ड लॉ में आ जाएंगे। लेकिन सेकंड लॉ में कुछ ऐसे ही थियोरेटिकल क्वेश्चंस है, ठीक है, जो हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर यहाँ पर मैथमेटिकल न्यूमेरिकल्स भी है, ओके। तो ये तो हो जाएगा और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगा, मे बी मोर 4 और 5 वीडियोस आई गेस। इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए लॉजिमेटिक्स।